नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है औसत लागत, या जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप इसे लागत या आप इसे मूल्य के रूप में भी जान सकते हैं। अवसर मूल्य या अवसर लागत क्या होती है बच्चों? ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे आप अपनी दिनचर्या में भी इस्तेमाल करते रहते हैं और अभी आप विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसे समझेंगे भी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि किसी साधन की अवसर लागत से तात्पर्य उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के मूल्य से है। अगर किसी साधन के पास कई विकल्प मौजूद हैं तो उसमें जो सबसे अच्छा विकल्प होता है वो उसका चयन कर लेता है, लेकिन दूसरे अच्छे विकल्प को वह छोड़ देता है। तो जिस दूसरे अच्छे विकल्प को उसने छोड़ा उसकी जो कीमत होती है, उसका जो मूल्य होता है बच्चों, उसे ही कहते हैं अवसर लागत। जैसे यहाँ मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ एक बच्चे का, एक व्यक्ति का। वो व्यक्ति कौन है? ए है। ठीक, उसके पास 3 तरह के विकल्प मौजूद हैं। या तो वो नौकरी कर ले और उससे 10,000 रुपये कमा ले मासिक, या तो वह ट्यूशन पढ़ा ले और उससे भी मासिक वह 8,000 रुपये कमा ले, और तीसरा उसके पास बच्चों विकल्प है कि वह किसी दुकान में काम कर ले और उससे भी वह कमा ले 7,000 रुपये। तो उस व्यक्ति के पास काम करने के 3 विकल्प मौजूद हैं। अब वो इसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुन लेगा। ये नौकरी को उसने चुन लिया क्योंकि इसमें सबसे अधिक राशि थी, लेकिन जिन दोनों को छोड़ा, वो दुकान में काम करने के 7,000 रुपये को उसने छोड़ा और ट्यूशन से 8,000 कमाने को छोड़ा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपसे औसत लागत पूछी जाए तो आप दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के मूल्य को बताएंगे। तो दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य कितना है बच्चों? तो वो है ट्यूशन का ये 8,000 रुपये। तो आप क्या कहेंगे कि इस साधन की औसत लागत कितनी हुई? इस साधन की औसत लागत हुई 8,000 रुपये। तो याद रखिएगा बच्चों, इंसान के पास 2 ही नहीं कई विकल्प होते हैं। उसमें से वह एक को चुनता है और बाकी को छोड़ता है, लेकिन उसमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है सिर्फ उसके मूल्य को हम औसत लागत में लेते हैं। ये गलती आप कभी मत कीजिएगा कि आप इन दोनों विकल्पों के मूल्य को जोड़कर कहें कि उसने 15,000 छोड़े और 10,000 की नौकरी कर ली। ऐसा नहीं होता है। दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य ही होता है औसत लागत, और इसीलिए यहाँ पर ए व्यक्ति के लिए औसत लागत या अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट जो है वो सिर्फ 8,000 रुपये है। अब चलिए इसे हम उत्पादन संभावना वक्र एवं एक तालिका के द्वारा देखते हैं। एक तालिका के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यह बात किसी साधन की जा रही है तो उस साधन की औसत लागत की गणना हम कैसे करेंगे। एक तालिका के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे उत्पादन के कई विकल्प हो सकते हैं। ठीक, तो उत्पादन जब भी हम करते हैं और उत्पादन संभावना वक्र की सहायता लेते हैं तो वहां पर 2 वस्तुएं होती हैं। ठीक, यहाँ पर भी हम 2 वस्तुओं को लेंगे, x और y को, और उसके बाद हम इन विकल्पों के आधार पर उसके औसत माफ कीजिएगा औसत लागत को निकालने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास हो गए विकल्प, और इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं x वस्तु का उत्पादन और दूसरी तरफ लिख लेते हैं y वस्तु का उत्पादन
और उसी के साथ हम यहाँ पर निकालेंगे औसत लागत या मूल्य, या हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर कई विकल्पों का हम निर्माण करते हैं, जैसे x वस्तु की वह 0 इकाई का उत्पादन कर रहा है कोई देश, और y वस्तु की 15 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। ठीक वैसे ही बच्चों, जब वो x की मात्रा को बढ़ाना चाहेगा तो उसे y वस्तु के उत्पादन को कम करना होगा। अब सोचिए क्यों? क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र 2 मुख्य मान्यताओं पर आधारित होता है कि संसाधन क्या है, सीमित है या स्थिर है, और दूसरा कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो रहा है। तो जब संसाधन स्थिर है बच्चों, सीमित है बच्चों, तो फिर अगर हम एक इकाई को बढ़ाएंगे या किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो अमूमन हमें दूसरी वस्तु के उत्पादन को तो घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। इसीलिए वह x वस्तु का जब 0 इकाई का उत्पादन कर रहा था तो y वस्तु की 15 इकाइयां उत्पादित कर रहा था। फिर उसने x वस्तु की 1 इकाई बढ़ाई तो उसे y की भी इकाइयां घटानी पड़ेगी। यहाँ उसने 1 इकाई को घटाया, उसी तरह इसकी अगली इकाई को बढ़ाया बच्चों, और इसकी इकाई को घटाया, इसकी अगली इकाई को बढ़ाया और इसकी इकाई को घटाकर कर दिया 9। अब फिर एक इस इकाई को बढ़ाया, किसकी, x वस्तु के उत्पादन की इकाई को बढ़ाकर उसने 4 कर दिया, तो अब उसने यहाँ पर इसे और घटाकर 5 कर दिया। अब अगले संयोग में बच्चों उसने इसकी 5 इकाइयां जब बढ़ा दी तो यहाँ पर वह उसके पास उत्पादित करने के लिए 0 इकाई, मतलब उसने पूरे संसाधन अपने x वस्तु के उत्पादन में लगा दिए और y वस्तु के उत्पादन को कर दिया 0। अब हम देखते हैं कि इसके औसत लागत की गणना कैसे होगी। तो पहले में हम औसत लागत की गणना नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि एक वस्तु जो है, x वस्तु जो है, उसका उत्पादन हो ही नहीं रहा, इसीलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया। अब दूसरे में हम देखते हैं कि वह किस तरीके से एक इकाई बढ़ाने पर दूसरी इकाई को घटा रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए बच्चों, 15 में से 14 को घटाया गया, मतलब औसत लागत कितनी है, 1। किसकी, विकल्प बी में x वस्तु की 1 इकाई उत्पादित करने की औसत लागत है 1। और ठीक वैसे ही सी विकल्प को अगर लें तो इसकी x वस्तु की 2 इकाई उत्पादित करने की लागत को अगर निकालना हो बच्चों, तो 14 में से आप किसे घटाएंगे, 12 को, ये आ जाएगा 2। तो मतलब x वस्तु की 2 इकाई उत्पादित करने की औसत लागत कितनी आ गई, 2। फिर उसने यहाँ पर कितनी इकाइयां बढ़ाई बच्चों, 1। तो सिर्फ 1 इकाई बढ़ाई। तो अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि कितनी इकाइयां उसने घटाई, तो 12 में से 9 को घटाया बच्चों, तो आ गया 3। यहाँ पर फिर 1 इकाई बढ़ाने की औसत लागत कितनी हो गई बच्चों, 3। और ठीक वैसे ही एक और इकाई यहाँ पे बढ़ाया, 3 से ज़्यादा 4 किया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि औसत लागत कितनी हो गई बच्चों, 4। और जब आगे की तरफ आते हैं, यहाँ पर एक और इकाई बढ़ाई गई, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ा, मतलब यहाँ पर औसत लागत कितनी हो गई बच्चों, 5। या इसकी गणना करना आपके लिए जरूरी नहीं है। अब आप देख लीजिए कि x वस्तु के उत्पादन की सिर्फ एक इकाई बढ़ाई जा रही है। 1 से 2 किया गया, 2 से 3, 3 से 4 किया गया और 4 से 5 किया गया, ठीक। और यहाँ पर उसकी औसत लागत जो निकली, एक इकाई की, पहले 1 निकली, फिर 1 इकाई बढ़ाने की औसत लागत 2 निकली, फिर 1 इकाई बढ़ाने की औसत लागत 3 निकली और 1 इकाई बढ़ाने की औसत लागत 4 निकली। तो यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ 1 इकाई बढ़ाने के लिए पहले उसे y वस्तु की 1 इकाई छोड़नी पड़ी, फिर उसे 2 इकाई छोड़नी पड़ी, फिर 1 इकाई बढ़ाने के लिए x वस्तु की उसे 3 इकाई छोड़नी पड़ी, और फिर उसे x वस्तु की एक और इकाई बढ़ाने के लिए
y वस्तु की उसे 4 इकाइयाँ छोड़नी पड़ी। तो यहाँ पर बच्चों एक और बात को समझिएगा कि ये जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है, जिसे हम कहते हैं MRS, ये यहाँ पर बढ़ती हुई है और इसे ही हम रूपांतरण की दर भी कहते हैं और इसीलिए सीमांत औसत लागत को रूपांतरण लागत भी कहा जाता है। तो इस तालिका के साथ चलिए इसी बात को हम देख लेते हैं एक चित्र की सहायता से। इस चित्र की सहायता से इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब कभी भी आप चित्र बनाएंगे तो आपको OX अक्ष पर X वस्तु की इकाई और OY अक्ष पर आपको Y वस्तु की इकाई को दर्शाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर मैंने 5-5 का अंतर लिया है Y वस्तु को दर्शाने के लिए, क्योंकि तालिका में अधिकतम मान कितना था बच्चों, 15 के बराबर था। तो 5-5 को ले लेते हैं, 5, 10 और यहाँ पे हो गया बच्चों ये 15। और चाहें तो इसे थोड़ा और छोटा और अच्छा आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अंतर ले लीजिए 3-3 का, ताकि आपको बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाए। तो 3-3 का अंतर अगर हम लेंगे तो ये 3, ये यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 12 और यहाँ पर हो गया 15। ये कौन सी वस्तु हुई बच्चों, Y वस्तु। अब ठीक ऐसे ही हम X वस्तु को लेंगे तो X वस्तु की भी इकाइयाँ 1, 2, 3, 4 और 5 इकाइयों तक का उत्पादन हुआ था, 4 इकाइयों तक का उत्पादन हुआ था, उसको हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। अब याद कीजिए बच्चों कि पहले X वस्तु की क्या थी, 0 इकाई थी, तब इसकी कितनी थी, 15। तो आप यहाँ पर एक बिंदु बना देंगे 15 के पास। ठीक, इसका मतलब ये है अगर OX अक्ष पे कोई बिंदु आ जाए या OY अक्ष पे कोई बिंदु आ जाए तो उसका मान 0 माना जाता है। तो यहाँ पर चूंकि ये आया है तो Y वस्तु की 15, लेकिन X वस्तु की कितनी इकाई मानी जाएगी बच्चों, 0। अब हम एक इकाई जब X वस्तु की बढ़ाते हैं तब क्या कंडीशन थी, जब हमने एक इकाई बढ़ाई थी तो हमें 14 के बराबर उत्पादन मिला था। तो इसकी सिधाई में आप यहाँ पर एक बिंदु बना देंगे 14 का, इन दोनों के बीच का। अब जब एक और इकाई X वस्तु की बढ़ाई गई तो हमें 12 मिला था, तो आप यहाँ से बिल्कुल सिधाई में यहाँ पर 12 के लिए एक बिंदु बना देंगे। जब तीसरी इकाई बढ़ी या एक इकाई बढ़ी तब कितना प्राप्त हुआ था बच्चों, 9। और उसी तरह जब चौथी इकाई बढ़ी थी तो कितना प्राप्त हुआ था बच्चों, 5। तो हम अनुमान से इसे 5 यहाँ पर दर्शा देंगे। और उसके बाद हमने देखा था कि अगली इकाई बढ़ाने पर 5वीं इकाई के ये कहाँ पहुँच गया था बच्चों, 0। तो 0 के लिए हमको फिर यहाँ तक इसे दर्शाना होगा। अब इसी को एक वक्र के माध्यम से आप जब दर्शा देंगे तो ये आपका बन गया PPC वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, लेकिन लागत को बताते हुए। तो चलिए अब ये सारे बिंदुओं को मिलाकर, पहली इकाई जब उत्पादित की गई X की, तो फिर दूसरी इकाई उत्पादित की गई, फिर जब तीसरी इकाई X की बढ़ाई गई तब कितना मान हुआ, जब चौथी इकाई बढ़ाई गई तो मान हो गया था 5, और जब 5वीं इकाई बढ़ाई गई तो मान कितना हो गया बच्चों, 0 के बराबर। ठीक, अब आपको इस रेखा चित्र में ये बताना पड़ेगा कि औसत लागत कहाँ है। तो बच्चों ये जो पोर्शन है ये हमें ये बताता है कि कितनी इकाइयाँ छोड़ी गई, मतलब ये 15 से 14 तक आने में एक इकाई छोड़ी गई, वो ये थी। फिर अगली इकाई जब बढ़ाई गई तो 2 इकाइयाँ छोड़ी गई, जिसे हम इस भाग से दिखाएंगे। और ठीक अगली इकाई जब बढ़ाई गई तो 3 इकाइयाँ छोड़ी गई थी 9 के बराबर, तो इसे हम दिखाएंगे। और ठीक उसके आगे कि जब X वस्तु की एक और इकाई बढ़ाई गई थी तब इसे छोड़ा गया था। तो आप इस तरीके से छायांकित करके इस पूरे को बता सकते हैं कि यही है
औसत लागत। ठीक बच्चों, आप इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से औसत लागत की गणना कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपको इसका स्पष्टीकरण भी लिखना होगा। जो कुछ आपने किया है कि x वस्तु की 5 इकाइयों को दर्शाया, y वस्तु की इकाइयों को दर्शाया, वो सारी क्रम से उस बातों को आप यहाँ पर रख देंगे और मैं वीडियो के अंत में इन सभी चित्रों का एक छोटा स्पष्टीकरण लिखित रूप में नोट्स के रूप में आपको दूंगी। अब इसी के साथ बच्चों आपको समझना है कि ये तो औसत लागत की अवधारणा हुई। अगर सीमांत औसत लागत की बात की जाए तो आप उसे कैसे बताएंगे? तो चलिए एक बार देख लेते हैं सीमांत औसत लागत। इसी कॉन्सेप्ट में हम समझ लेंगे सीमांत औसत लागत को। अब मैं सिर्फ एक छोटा सा नाम जोड़ रही हूँ यहाँ पर, सीमांत औसत लागत। सीमांत का अर्थ ही होता है बच्चों आखिरी। सीमा का अंत हो जाए जहां पर आखिरी। इसे हम अर्थशास्त्र में एक अतिरिक्त इकाई के रूप में भी जानते हैं और बच्चों इसे हम अतिरिक्त के नाम से भी अर्थशास्त्र में जानते हैं। तो चलिए, जब हमें सीमांत औसत लागत बताना हो तो हम क्या कहेंगे? हम सीमांत औसत लागत किसी साधन की बताने के लिए कहेंगे कि साधन की एक अतिरिक्त इकाई, एक और इकाई, ठीक, अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर, ठीक, एक साधन की आप एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाएंगे तो अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर दूसरे साधन की जितनी इकाइयां छोड़नी पड़ती हैं या इसे आप कहो बच्चों त्यागनी पड़ती हैं, उसे ही उस साधन की सीमांत औसत लागत कहते हैं। उसे ही उस साधन की सीमांत औसत लागत कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप इसे बता सकते हो इसकी परिभाषा कि एक साधन की इकाई को जब बढ़ाया जाता है तो दूसरे साधन की इकाई को छोड़ना पड़ता है और जितना छोड़ना पड़ता है ना, उसे ही हम सीमांत औसत लागत कहते हैं। आपके बोर्ड में यह प्रश्न आ सकता है कि सीमांत औसत लागत को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझाइए। तो आप कैसे समझाएंगे? चलिए मैं उसे भी आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अब हम सीमांत औसत लागत को उत्पादन संभावना वक्र में दर्शाकर बताएंगे। जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले एक चित्र की रचना कर लीजिए। OX अक्ष, ये हो गया OY अक्ष, और इसी के साथ बच्चों आपको दो वस्तुएं दिखानी होंगी। आप यहाँ पर उपभोक्ता वस्तु और यहाँ पर आप दिखा दीजिए पूंजीगत वस्तु और एक पीपीसी वक्र। और आप जानते हैं ना पीपीसी वक्र कैसा होता है? वो कॉनकेव होता है, नतोदर होता है। तो आप एक पीपीसी वक्र की रचना कर दीजिए। ये आपका हो गया पीपीसी वक्र। अब इसकी सहायता से आप कैसे दर्शाएंगे सीमांत औसत लागत को? तो बच्चों इसके लिए बहुत आसान होगा कि आप दो बिंदुओं का चुनाव कर लें। जैसे यहाँ पर एक ए और यहाँ पर एक बी, और OX और OY से उस बिंदु से रेखा खींचते हुए उसे मिला दें। तो जब आप रेखा खींचेंगे बच्चों तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस रेखा पर ये इस बिंदु को टच कर रहा है। इसका अर्थ है कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कितना हो रहा है। चलिए मैं इसको एक नाम दे देती हूँ M। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कितना हो रहा है बच्चों? OM। और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कितना हो रहा है? चलिए मैं इसे नाम दे दूं N, ON। किस बिंदु पे बच्चों? A बिंदु पर। अब B बिंदु पे आ जाते हैं। तो B बिंदु से जब आप रेखा खींचेंगे तो स्पष्ट करते हुए आप बताएंगे कि यहाँ पर
उत्पादन पहले कितना हो रहा था, OM, अब क्या हुआ है बच्चों, नीचे की तरफ गया है, मतलब उत्पादन क्या कर दिया गया है, कम। ये जो है वो उत्पादन क्या कर दिया गया है, कम। ये उत्पादन कम हुआ तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ON के बराबर उत्पादन हो रहा था, तो वो अब बढ़कर कितना हो गया बच्चों, N1, मतलब इधर क्या हुई है, वृद्धि। आप यहाँ पे लिखिए कि X का उत्पादन बढ़ा और इसका उत्पादन घटा, इसमें क्या हुई, कमी। ठीक, तो आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि ON से ON1, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करने के लिए इसकी पूंजीगत वस्तु की कितनी इकाइयां छोड़नी पड़ी, OM से उसके उत्पादन को घटाकर कितना करना पड़ा, OM1। अब इसी बात को बच्चों हम यहाँ पर अगर दिखाना चाहें तो हम लिखेंगे सीमांत औसत लागत, और आप पहले रेखा चित्र के माध्यम से बता दीजिए कि X वस्तु की, आप बकायदा लिखिए, X वस्तु की ON से मात्रा ON1 तक बढ़ाने के लिए, ठीक, आप अच्छे से बता दीजिए, बढ़ाने के लिए Y वस्तु की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ी, OM से मात्रा घटाकर या कम करके OM1 करनी पड़ी है। तो इस तरीके से आप रेखा चित्र में भी औसत लागत को बता सकते हैं। और इसी के साथ बच्चों आप बता सकते हैं इसके पूरे एक सूत्र को भी आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक बार इसके सूत्र को देख लें, आप ये नोट कर लीजिएगा। तो इसके सूत्र को बच्चों दर्शाने के लिए हम लिखते हैं डेल्टा Y बटे डेल्टा X, और डेल्टा Y का मतलब क्या है, Y की मात्रा में परिवर्तन, Y की मात्रा में परिवर्तन। और ठीक उसी तरह बच्चों डेल्टा X का मतलब क्या है, डेल्टा X की मात्रा में परिवर्तन। तो जो भी परिवर्तन हुआ, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, आप उसे बता सकते हैं। अगर आपसे अभी पूछूं कि किस तरह का परिवर्तन हुआ, तो आप मुझे बोलेंगे कि मैडम X वस्तु में या उपभोक्ता वस्तु में तो यह परिवर्तन धनात्मक हुआ क्योंकि उसकी क्या हुई, वृद्धि, लेकिन Y वस्तु में यह परिवर्तन ऋणात्मक हुआ क्योंकि उसकी क्या हुई, कमी। तो इस तरह बच्चों हम बहुत ही आसानी से औसत लागत और सीमांत औसत लागत का अध्ययन कर सकते हैं। मैं वीडियो के आखिरी में एक छोटा नोट्स और बोर्ड में आए हुए प्रश्न भी आपको दे रही हूँ। पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा कीजिए और आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।